टू फाइंड वैल्यूज ऑफ मिसिंग कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आपकी सबकी फीस भी ड्यू है। ठीक है, तो सबने अपनी फीस भी लेकर आनी है। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। 2 × k - 1। मुझे पता नहीं कल करवाया कि नहीं, बट अगर ये क्वेश्चन दिया हो, हाउ डू यू फाइंड द मिसिंग द वैल्यू ऑफ के, और इसके बाद जो हमें क्वेश्चंस करने हैं वो होंगे जब दो वेरिएबल्स दिए होते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो यहां से 2/k+2 क्या है वैल्यू तुम्हारे पास? 4। ठीक है, तो ये टू ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो फर्स्ट सेकंड इक्वेशंस को। तो ये आ जाएगा 4k+2 इज इक्वल टू 3k+6। के की वैल्यू आ गई 4। यहां पर भी चेक कर सकते हो, 3k - 3 इज 2k+1। के की फिर से वैल्यू 4 आ गई। तो 4 पे जो वैल्यू यहां बनती है वही वैल्यू यहां बनेगी रेशियो, और वही रेशियो यहां पे बनेगी। तो यहां पर हम सेफली कह सकते हैं के की वैल्यू 4 आ गई। ठीक हो गया इतना? राइट, अब हम करेंगे इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन, जहां पे दो हमें, जैसे यहां पर एक के दिया हुआ है ना, हमारे पास यहाँ दो मिसिंग वेरिएबल्स आ जाए। ठीक है, कोएफिशिएंट्स में ए और बी, एम एन पी क्यू इस तरह से यूज किया हो। फॉर एग्जाम्पल इसे 2x - 3y इक्वल टू 7, a+b × x माइनस a+b - 3 × y इज इक्वल टू 4a+b for infinitely many solutions. Find the values of A and B. मेहताब लेट क्यों आज? मैं तो गई हुई थी। ओके, चलो स्टार्ट कर दो ये। फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमारी रेशियोज तो वही रहेंगी, a+b - 3 माइनस ऑफ a+b - 3 7/4a+। ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसल। फर्स्ट और सेकंड को आपने इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 2 × a+b - 3, 3 × a+b। तो देखो, जो हम अब तक लीनियर इक्वेशंस में करते आ रहे हैं वही यहां पर हो रहा है। आपके पास ए और बी में दो इक्वेशंस बन जाएंगे। तो यहां पर आ जाएगा a+b - 6 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसके काउंटर में हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए ही, है ना। वी नीड अनदर इक्वेशन टू काउंटर दिस, टू सॉल्व दिस। तो आपने यहां से मल्टीप्लाई किया, 12a+3b, 7a+7b - 21, 5a - 4b + 21 इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा सा ट्रेड ऑफ होता है कि आप फर्स्ट और सेकंड से करो, सेकंड या थर्ड, या फर्स्ट और थर्ड। कहां से आपको इजी इक्वेशंस बनेगी ना, वो आप देख लेना। ठीक है, कि अगर मैं देखो फर्स्ट और थर्ड को भी करती हूं तो मेरे पास आ जाएगा 8a+2b एज 7a+7b। सो a इक्वल्स टू 5b आ गया।
समझ में आ गया? ये मैंने फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया था, ये सेकंड और थर्ड को इक्वेट किया था, और ये फर्स्ट एंड सेकंड को। आपको ना ये थोड़ी देर के बाद समझ में आना शुरू हो जाता है कि हम किसको करें कि जल्दी आंसर आ जाए। जैसे यहाँ पे 5b आ गया, तो मैं डायरेक्टली एक ही जगह 5b पुट कर दूं। सीखोगी बात ये? क्विक आंसर चाहिए ना। और जो भी ए बी की वैल्यू आएगी उसको आपने वेरीफाई करके जरूर देखना है। क्लियर हो गया इतना? दो ही चीजें हैं, आपने फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड और वन, तीनों को तो इक्वेट करना है। जहां से आपको इजी क्वेश्चंस लगती हैं आप वो सॉल्व कर लो। अगर आपका आंसर कंसिस्टेंट है, बिल्कुल सही है, तो हर जगह वही वैल्यू आएगी ए और बी की। दूसरी चीज, जो भी ए बी की वैल्यू निकाल रहे हो, पुट देम इन द क्वेश्चन बैक अगेन, उसको फिर से दोबारा जाके चेक कर लो, वेरीफाई कर लो एंड गेट द आंसर। आपका काम खत्म। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ऑन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आ गई बात है? ठीक है, तो अब मैंने एक ही जगह अगर 5b पुट किया तो 5b प्लस बी माइनस 6 इक्वल टू 0। बी की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 5। अब यहाँ पुट कर लो, अगर यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 6x, यहाँ पर a प्लस बी 5 प्लस 1 6 माइनस 3 3 हो गया। दोनों माइनस में, यहाँ पर a 7b, तो मैंने यहाँ पे ठीक लिखा है 3a 12a प्लस 3b 7a 7b माइनस 21। इफ आई पुट a एस 5b हियर, तो यहाँ पे भी a की b की वैल्यू तो वन नहीं, -1 आ रही। यहाँ देखा, यहाँ पे ये +6 है, दिस इज +6। ठीक है, तो b a की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू है -1, a की वैल्यू भी है -5। b की वैल्यू इज -1, a की वैल्यू इज -5। जब आप पुट करते हो यहाँ पर तो वील गेट, यहाँ पे -9 आ गया। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -20, -1 -21। तो सब जगह -1/3 रेशो आ रही है। समझ में आ गया ना? यहाँ पे ये -9 बना, ये माइनस है, ये 3 और -9 तो रेशियो 1/-3 बना रहे हैं। 2 और -6 भी रेशियो 1/-3। 7 एंड -21 ऑल्सो 1/-3। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही है। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन और लिख लो। ये दो तीन क्वेश्चन है जो क्लास में करवाने वाले हैं। हो गया बेटा? ठीक है, तो हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b -2। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। समझ में आ गया? a 5, b 1।
नेक्स्ट लिखो। हो गया मृदुल सॉल्व? मेहताब समझ में आ गया बेटा? यस मैम। चलो नेक्स्ट लिखो। x+2y इक्वल टू 1। और अब देखो दिया हुआ है a-b इंटू एक्स प्लस a+b इंटू वाई इज इक्वल टू a+b-2। हो गया। तो 1/a-b, 2/a+b, 1/a+b-2। ठीक है, तो यहां से a+b इज 2a-2b, तो a की वैल्यू 3b आ गई। ठीक है, यहां से 2a+2b-4 इज इक्वल टू a+b, तो a+b-4 0। तो यहां से 4b-4 0, तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्लियर हो गया इतना? हो गया सॉल्व सबका ये? ठीक है ना, इनफाइनाइटली मैंने यूज करके इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हो और इक्वेशन से ए एंड बी की वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट लिखो। हो गया ना बेटा? नेक्स्ट लिखो। 2x+3y इक्वल टू 7, 2px+py इक्वल्स टू 28-qy। अब इस क्वेश्चन में ना क्या करना चाहिए पहले स्टेप में? ये तो 2x3y 7 दिया हुआ है, यहाँ पे 2px py और यहाँ -qy दे दिया। तो पहला स्टेप क्या होगा, इस -qy को हम लेकर जाएं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। 2px y के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा तो करें, तो ये py+qy as 28 आ गया। ठीक है, 2px, यहां से y कॉमन लिया तो p+q आ जाएगा। मतलब अब जो मेरी इक्वेशंस है मुझे फाइनली मिल रही है 2x+3y इक्वल टू 7, 2px p+q/y equal to 28. And for infinitely many solutions, 2/2p is equal to 3/p+q is equal to 7/28. देखो काम बहुत आसान है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और थर्ड को इक्वेट करती हूँ तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, p 4 के इक्वल आ गया। एंड इफ p इज 4, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? नहीं, q की वैल्यू
चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है हमारे पास kx + 3y -k-3 = 0, 12x + ky - k = 0। जस्ट दैट ये क्वेश्चन है तो लीनियर का, पर इसके जो सॉल्विंग है ना वो क्वाड्रेटिक में बन रही है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पुरानी वाली एनसीईआरटी जो बिना रैशनलाइजेशन था ना, कोविड से पहले वाली, इसका क्वेश्चन है। तो देखो तुमने किया तो वही a1/a2 b1/b2, क्योंकि हमें चाहिए थे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, वही किया। बट नाउ यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, तो k² 36 आ रहा है। आगे जब हम क्वाड्रेटिक करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम इसको एज k² - 36 लिख देते हैं। फिर आपने a² - b² का फॉर्मूला किया हुआ है, विच इज a - b a + b। तो यहां से आ जाएगा k + 6 k - 6। इतना समझ में आ गया? इन दोनों को इक्वेट किया तो मेरे पास ये बन के आता है। अगर आप फर्स्ट और थर्ड को भी करोगे तो आपके पास आएगा k² = 3k, सॉरी 12k - 36। ये हो जाएगा k² - 12k + 36 = 0। परफेक्ट स्क्वायर है फिर से, k - 6 का होल स्क्वायर = 0। ठीक है ना? अब तुमने फैक्टराइजेशंस की हुई है हमारी लास्ट क्लास में, इक्वेशंस नहीं की हुई, पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन की हुई है ना, 9th क्लास में हमने की थी। तो k की कौन सी वैल्यू रखेंगे कि यहां पर जो ये प्रोडक्ट है वो 0 हो जाए? k² 36 है, तो k की वैल्यू क्या आती थी यहाँ पे? क्या बोलते थे? k की वैल्यू क्या आएगी? +6 -6। यहां से भी वही आ रही है, जीरोस क्या है इसकी? -6 +6। यहां से एक k की वैल्यू 0, एक k की वैल्यू 6। या तो k को 0 रख दो, एक 0 0 हो गई, एक 0 6 हो गई। और यहां से क्या आ गई? k की वैल्यू 6। अब तीनों में कॉमन वैल्यू क्या है? 6। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आता तो ट्राई पुट द वैल्यूज हियर। इफ आई टेक -6, ठीक है, अगर मैं -6 रखती हूँ तो ये रेशियो सेम नहीं बन रही, -9 है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा? देखो -6/12, 3/-6, ये तो रेशियो -1/2 में आ गई। पर अगर आप यहां पे -6 रखते हो तो ये आ जाता है -9/-6। नहीं आई ना रेशियो सेम? तो इसका मतलब -6 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं दे रहा, वो सिर्फ फर्स्ट टू रेशियोज को इक्वल कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए इनफाइनाइटली। सो वी विल रिजेक्ट, सॉरी वी विल रिजेक्ट -6, देन विल मूव टू 0। अगर आप 0 देखोगे तो हमारे पास यही टर्म खत्म हो जाती है। ठीक हो गया? हमारे पास y की टर्म रहेगी ही नहीं, तब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब k कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एज वेल। उसमें एक में x खत्म हो गया, एक में y खत्म हो गया, तो वो भी चीज चेक कर सकते हो। और जब आप k की वैल्यू 6 पुट करते हो तो 6/12, 3/6, 6 - 3 इज 3/6। तभी सबकी रेशियो 1/2 1/2 1/2 विद साइन सेम आ रही है। सो हेंस द आंसर विल बी k = 6। तो यहां पर आपको -6 की वैल्यू को रिजेक्ट करना होता है। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ऑन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आई वाज लुकिंग फॉर 23 में, मेरे हिसाब से ना इस पर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैं उसको देख रही थी पर वो मुझे नहीं मिला।
तो बिकॉज वो पेपर आई थिंक मुझे ना पेपर ही सर्च करना पड़ेगा, पर मैं दे दूंगी आपको। अब नेक्स्ट आपने क्वेश्चन करना है, लिखो। हम्म। सो इफ ए एम इज इक्वल टू बी एल, अब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि ए एम और बी एल इक्वल दिया हुआ है मान लो आपको, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमारे जब भी हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं तो हमने रेशियो निकालनी है कोएफिशिएंट्स की। एक्स की रेशियोज क्या है? एक्स के कोएफिशिएंट्स की रेशियो ए अपॉन एल। बी के वाई के कोएफिशिएंट्स की रेशियो क्या है? बी अपॉन एम। और कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या है? सी एन, सी अपॉन एन। तो कहते हैं कि अगर ए एम और बी एल आपस में इक्वल है ना, इसका मतलब अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशंस बताने हैं, इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ए एम और बी एल इक्वल हो गया, तो जिससे मेरे पास आ गया ए अपॉन एल और बी अपॉन एम की रेशियो इक्वल हो गई। बट इसके साथ क्या इन दोनों के बारे में पता है? ठीक है ना, नहीं पता ना। तो अगर मुझे इनके बारे में नहीं पता, आई कैन नॉट से फॉर श्योर द सॉल्यूशन कैन बी इनफाइनाइटली मेनी, द सॉल्यूशन कैन बी नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस भी, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां पर हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, राइट। तो यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि दिस इज गिवन देन व्हाट कैन यू से, कि अगर मुझे फर्दर ये दिया होगा देन आई कैन से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक हो गया, एक ये है। अगर मान लो दिया हुआ है ए एम इज नॉट इक्वल टू बी एल, अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है, तो आप फॉर श्योर क्या कह सकते हो? ये इक्वल नहीं होगी रेशियो, फिर इसका मतलब द गिवन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके बेस पर ये क्वेश्चन दिया होता है। अब एक और क्वेश्चन लिखो, आई थिंक इसमें भी ना थोड़ा सोच कर करने वाली बात है मेरे हिसाब से, बाकी आई एम नॉट वेरी होगा शायद। ठीक है, अब लिखो, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, वही सॉल्यूशंस हमारे लिए क्या है? इनफाइनाइटली मेनी। इसमें भी शायद ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। पहले ना ये चैप्टर हमारे ना बुक में हुआ करता था, मतलब ये पोर्शन बुक में था। तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ना ये दो क्वेश्चंस थे, प्लस जो मैंने आपको कल करवाए थे नो सॉल्यूशन वाला, नो वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, वो अभी भी आते हैं, बट ये क्वेश्चंस ना बिखर गए सारे। तो 1/k+1, k+1/9, 5/8k-। तो यहां पर जब इसको सॉल्व करते हो तो k+1 का होल स्क्वायर एज 9, तो k² + 2k+1 - 9 0, k² + 2k - 8 एज 0। ये ना क्वाड्रेटिक में ज्यादा होता है, मतलब कॉम्बिनेशन हो गया क्वेश्चंस का, दो चैप्टर्स का। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बन गई क्वाड्रेटिक की, पर दिया लीनियर में क्वेश्चन हुआ है ये। तो जब क्वाड्रेटिक करते हैं ना, जब होल सिलेबस करते हैं, तो ये क्वेश्चन तब होता है। बट अभी आपको इसको फैक्टराइज करना तो आता है ना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बिल्कुल आता है हमें, है ना। क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके? +4 - 2। तो यहां से मेरे पास आ गया k+4 k-2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो मैंने वही कहा था, ट्रेड ऑफ होता है, यहाँ पे किया फिर से क्वाड्रेटिक बनकर आएगी।
इफ आई सी दिस एंड दिस, तो आसान काम हो गया ना, 8k-1, 5 × k+5, 3k = 6, k की वैल्यू क्या आ गई, और यहां से k की वैल्यू क्या आ रही थी, आप लिख रहे थे k+4, और मल्टीप्लाई करेंगे k-2 को तो 0 आएगा, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ रही थी, इसको जीरोस बताओ, ये प्रोडक्ट है जो हमने जीरो करना है, तो k को क्या रखोगे कि 0 बन जाए, -4, और यहां पे क्या रखेंगे 2। तो अब बताओ, आपने यहां से निकाली k की वैल्यू -4, 2, और ये कह रहा है k की वैल्यू 2, तो विच वन विल यू पिक, कॉमन वैल्यू जो है वो 2, वो मतलब क्या हुआ कि अगर k की वैल्यू -4 रखते हैं या k की वैल्यू 2 रखेंगे, तो फर्स्ट टू रेशियो सेम हो जाएंगे, 4 और -2 पे सेम हो रही है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड को सेम करने के लिए k की वैल्यू 2 चाहिए, तो इसका मतलब तीनों को सेम करने के लिए k की वैल्यू 2 चाहिए। कॉमन सॉल्यूशन ये हो गया, तो यहां पर बस वही सोचना होता है कि द वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू ऑफ k विल बी, समझ में आ गया इतना। अब एक क्वेश्चन है, अगर इसको समझ लेते हो ना, तो हमारा ये चैप्टर खत्म है, इसके बाद यू कैन स्टार्ट विद एग्जाम्पलर, अपने एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, स्टेटमेंट प्रॉब्लम सारी मैंने करवाई होगी, छुटपुट थोड़ी बहुत चीजें जो होंगी ना, थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस होंगे, आई वुड वांट यू टू हैव अ लुक एट देम, एमसीक्यूज अभी देख लेना घर जाकर, सो दैट ये चैप्टर ना एक बार इसका फिनिश हो जाए, बस इसके स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आपको बार बार रिवाइज करना पड़े। ठीक हो गया इतना, घर जाकर आपका होमवर्क यही होगा आज, टू सी द एग्जाम्पलर, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आप देखोगे मैंने सारी करवाई है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, ट्राई सॉल्विंग देम अलग से, राइट। ये हो गया, अब नेक्स्ट लिखो, ऑब्टेन एल्जेब्रिकली, ऑब्टेन एल्जेब्रिकली द vertices of triangle formed by the lines 3x minus y equal to 3, 2x minus 3y equal to 2, x plus 2y equal to 8। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्या कहता है, मान लो पेपर में तुम्हें मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दे दिया, आप क्या करोगे इसके लिए, दिस इज व्हाट आई मीन। क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, कहता है कि आपने इन तीनों इक्वेशंस के साथ एक ट्रायंगल बनता है, एल्जेब्रिकली उस ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालो, तो क्या करना चाहिए हमें। अच्छा, अब हमने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन देख लिया, तो पहली दो लाइंस को ही अगर आप देखते हो, इक्वेशंस है, ग्राफ में लाइंस बनेंगी, ठीक है, पहली दो लाइंस में यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी है, 3/2 यूनिक है ना, 1/3, रेशियो देखोगे ना, 3/2 एंड 1/3, यूनिक सॉल्यूशन आ गया ना यहाँ पे। कैन बी सी 3/2 एंड 1/3 यूनिक आ गया, मतलब अगर ग्राफ में हम पहली दो को ड्रॉ करेंगे लाइंस को, तो क्या बनकर आएगी, अगर ग्राफिकली इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, इनका एक्स और वाई की वैल्यू, इनका यूनिक सॉल्यूशन वही होता है ना। सेकंड और थर्ड लाइन को देखो, क्या इनमें भी यूनिक सॉल्यूशन है, 2 and 1 -3 and 2, है ना, मतलब अब दूसरी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी मान लो, ये सेकंड थी, अब थर्ड अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो ये भी कुछ इंटरसेक्टिंग लाइन बनकर आएगी, सेकंड और थर्ड भी। अब फर्स्ट एंड सेकंड देख लो, फर्स्ट एंड थर्ड सॉरी, 3 and 1, 1 and 2, -1 2, इनका भी यूनिक है, तो तीनों ही तीनों लाइंस आपस में क्या कर रही हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, तो तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करके क्या बनाएंगी, एक ट्रायंगल। आपको उस ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं, मतलब कुछ नहीं है, इसने कहा है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करके एक्स एंड वाई निकालो, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करके एक्स वाई निकालो, और थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करके एक्स वाई निकालो। समझ में आ गया, एल्जेब्रिकली वो है, ग्राफिकली होता है, आप तीनों लाइंस को ड्रॉ करते हैं, तीनों से जो हमारे ट्रायंगल बनते हैं उनके वर्टिसेस बता देते हैं, राइट। ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और यही लिखा हुआ है, एल्जेब्रिकली फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल।
तो हम सोचते रह जाते हैं क्या हुआ। तो पहली दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, दूसरी दूसरी और थर्ड भी, तीसरी और फर्स्ट भी, तो आपस में तीनों इंटरसेक्ट करके एक ट्रायंगल बनाएंगे। बस निकालो इसका आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद आई थिंक ये पूरा चैप्टर मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ। इसके मैंने आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे से कवर करवा दिए। सो नाउ द थिंग एट योर पार्ट विल बी, आपने डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, आपको लगता है वो मुश्किल है, प्लीज गो थ्रू देम वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, उनको देख लो। ये पीछा छोड़ने वाले नहीं है। 5 नंबर का स्टेटमेंट प्रॉब्लम इस बार भी बोर्ड्स में आया था, 3 नंबर का आएगा या केस स्टडी बनकर आएगा, कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, सो मेक श्योर जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सोचना नहीं पड़े, आपके पास उसका सॉल्यूशन अच्छे से हो। इसके बाद विल स्टार्ट गेट द आंसर फॉर दिस, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स। और उस पॉलिनोमियल्स में अगर बुक देखी जाए तो वो बुक में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्कशीट दूंगी, बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी साथ में करवाऊंगी, और फॉर्मूलाज लिखवाऊंगी। ठीक है, तो क्या हो गया, 0.0 होता है ना। हम 1,0, 4,2 और 2,0। y0 आ गया, इसका मतलब कि एक हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया y, है ना। तो 0 हो सकता है ना, मतलब वो पॉइंट कहां पर है, y0 होने के मतलब है पॉइंट है एक्स एक्सिस। फर्स्ट और सेकंड को आपने सॉल्व किया, तो 9x - 3y = 9, 2x - 3y = 2, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 7x = 7, x की वैल्यू 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया 1, 0, विच इज वैलिड, है ना। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे, 2x - 3y = 2, 2x + 4y = 16, माइनस 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 ये कैंसिल, -7y - 14, y की वैल्यू 2 आ गई। अगर y 2 है तो x की वैल्यू 4। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे ना मेरा कंसंट्रेशन इस बात पे नहीं है कि मुझे, मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं आपको वो चीजें नहीं समझा रही हूँ। वो तुम्हें समझ में आ रहा है कि हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से मैंने कोशिश की है सॉल्व करने की। तो 7x = 14, x की वैल्यू 2 आ गई, एंड इफ x इज 2, 6, तो y इज 3, है ना। सो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हमारे पास होंगे, किसी भी ऑर्डर में लिख देना, 1, 0, 2, 3 एंड 4, 2। इतना क्लियर है। हम्म? क्लियर हो गया बच्चे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, है ना, वो भी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इजी बहुत है, 3-4 फॉर्मूलाज हैं, उसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। दैट इज माय चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। जो आपने लास्ट क्लास पॉलिनोमियल्स किया था ना, उस पर कुछ नहीं है, मतलब उसी का आगे एक्सटेंशन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। इसमें से भी एमसीक्यूज +2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और 23 में तो डायरेक्टली आ गया था हमारे पास क्वेश्चन, बिल्कुल ही जैसे बुक में दिया हुआ वैसा ही। ठीक है, अब होता क्या है पॉलिनोमियल्स में, हमने कहा था वही एक चीज याद रखनी है कि विच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। एक तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, एंड डिग्री कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो इज x + 1/x अ पॉलिनोमियल, है ना। आप एक दिन चीज याद रखना, 2020 में जस्ट आफ्टर कोविड, जस्ट बिफोर कोविड जो हमारा एग्जाम हुआ था, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, 10 पॉलिनोमियल्स लिखे हुए थे क्लास में,
और कहा था हाउ मेनी ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल्स, हाउ मेनी ऑफ दीज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आई? राइट तो ये चीज आपको नाइन्थ में बहुत अच्छे से करवाई हुई है। पॉलिनोमियल का मतलब है द डिग्री कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर एंड डिग्री कैन नॉट बी लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया हुआ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं। ठीक है, पहली चीज तो हमें यही याद रखनी थी। क्वाड्रेटिक में वी नीड डिग्री 2। क्लियर हो गया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक, सो वील काउंट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो दीज टर्म्स ये आपको देखनी है। और आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशंस की तो थी जिनकी डिग्री 1 है। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करती हूँ तो डिग्री क्या हो जाती है? 2। अगर मैं क्यूबिक की बात करती हूँ तो डिग्री क्या हो जाती है? 3। बाय क्वाड्रेटिक डिग्री इज 4। और 5 6 में डिग्री का नंबर आपको दिया। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब एक चीज हमने जो और रिवाइज करनी है और आपने फिर से लिखना है उसको, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है और इनकी जीरोस क्या होती हैं, इसके बारे में लिखो। तो एडजस्ट मारती हाँ करता है 79 एक विकेट 5 बॉल हमने 85 हो गए छक्का बज गया तो एक्चुअली 79 आ रही थी हाँ। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ क्या होती है, याद है कि नहीं है? इस पर ना एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को याद रख लो। ये चीज तुम्हारे पीछे छोड़ने वाला नहीं है ना? हर एक टेस्ट में पॉलिनोमियल्स में एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन होता है और बोर्ड्स में आया भी हुआ है। सो फॉर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री इज 0 एंड नंबर ऑफ जीरोस क्या होती है इसकी?
डज नॉट एग्जिस्ट, द जीरोस डू नॉट हैव एनी रियल जीरोस, नो जीरोस, ये लिखते थे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, सम नंबर के नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहां पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ गया तो वो जीरो पॉलिनोमियल है। सो डिग्री नॉट डिफाइंड फॉर जीरो पॉलिनोमियल, जीरो होता है इसका एवरी रियल नंबर, और इसमें लिखेंगे नो जीरो। क्लास नाइन्थ का कोई ना कोई एक क्वेश्चन टेंथ में आता ही है, तो जब ऐसा कुछ आएगा तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज जीरो, व्हाट इज कांस्टेंट, और ये आया हुआ है एंड यू विल सी हियर, आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है सारा, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल तो पता है ना आपको, अगर मैंने पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एज एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 9, व्हाट इज पी ऑफ -2? -7, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -8, -2 का क्यूब, ऐसे ही 2 इंटू -2 इज -8 प्लस 9, कितना आ गया -7। सो -2 -7 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -2। फिर फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम याद है ना हमें, याद है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, -2 इज नॉट अ, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से -2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और -7 क्या है, रिमाइंडर। सो -7 इज द रिमाइंडर, है ना, याद है ना रिमाइंडर थ्योरम। नहीं याद है तो नाइन्थ में जाकर एक बार बुक को उठाकर वो पढ़ लेना दोबारा से, अदरवाइज आई रिपीट दिस इन द क्लास अगेन। ये छोटी मोटी चीजें याद रखनी है हमें, ठीक है। -7 इज द रिमाइंडर, -2 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर, याद आ गया आप कुछ, ठीक है। इसी के काउंटर में लिख लो, अगर फिर से अगर इस चीज को याद रखना है, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा पॉलिनोमियल देती हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6। आपको p(3) निकालना है, आपको p(2), p(1), ठीक है। अगर ये चीज हमें याद करनी है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम रिवाइज करना है इसको प्रॉपर, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, एमसीक्यू में ना आया हुआ है, 24 में आया था, ठीक है। एंड एक बच्चा जो बहुत 80 लेकर गया, फिर क्लास में आकर ना जब मुझसे पेपर डिस्कस किया, उसने मुझे कहा मैम इसका आंसर क्या होगा, मैं कहा ये होगा, तो मैम फॉर अ मिनट आई वाज कंफ्यूज्ड कि करना क्या है इसमें, मुझे समझ ही नहीं आया, बिकॉज मैं डायरेक्टली 9th का क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें आपको दिया हुआ है p ऑफ x इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p(1) प्लस p(4), तो मुझे समझ नहीं आ रहा था करना क्या है, लास्ट मिनट में मुझे लगा यही होगा, मैंने वो मार्क किया एंड इट हैपेंड टू बी द राइट आंसर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वहां पर आपके पास ये सिचुएशन ना हो। सो p(3) क्या होगा, 3² माइनस 15 प्लस 6, जीरो आ रहा है। p(2) क्या है, 2² माइनस 10 प्लस 6, अगेन जीरो। p(1) 1 माइनस 5 प्लस 6 विच इज 2। अब क्योंकि ये 2 आ गया, इसका मतलब है 2 इज द रिमाइंडर व्हेन x² माइनस 5x प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। और इसके बेसिस पर हम कहते हैं x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ p ऑफ x, है ना, या x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, याद आ गया। अब क्योंकि रिमाइंडर जीरो है तो 3 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x एंड x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ, समझ में आ गया। ऐसे ही 2 इज अ जीरो एंड x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ये बात समझ में आ गई ना आपको, सबको याद आ गया ये, दिस इज माय रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, एमसीक्यूज में ये आ सकता है, राइट। अब हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में ना जीरोस की बहुत सारी बातें की थी, जीरो जीरोस हम बार बार कहते फाइंड द जीरोस। अब हम देखेंगे
ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? लिखो, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकली व्हाट डू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट? कि ग्राफ में जीरोस का मतलब क्या है? ठीक है, मान लो मैंने आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया, y p ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो देखो हमारे लिए पॉलिनोमियल क्या है, y इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, और जब आप इसको ड्रॉ करोगे इट विल बी अ लाइन, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना? x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, इतना क्लियर है? अब मान लो मैंने लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ग्राफ पे ड्रॉ करो इसको। तो जब आपने y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू लेट मी से 0, y की वैल्यू 3। सो x इज 0, y इज 3, कुछ यहां पर आ गया, x इज 1, y इज 5, कुछ यहां आ जाएगा, x इज 0, y इज 3। ये आ गया, x इज -1, y इज 1, कुछ यहाँ। ठीक है, मैंने अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स लिए हैं, ग्राफ पे मैंने एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ किया, बट अगर ड्रॉ करोगे देखो फिर से लाइन बनकर आ रही है, लीनियर थी, डिग्री 1 है। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया? सिर्फ एक पॉइंट पर। तो ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली जीरोस क्या होती है ऑफ अ पॉलिनोमियल? लिखो, ग्राफिकली जीरोस आर द पॉइंट्स, zeros are the points where the graph intersects x axis। जितनी भी आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स किए थे उन सब में जीरोस निकाली थी ना, वो हमारे ग्राफ, वो x की वैल्यूज थी। x का मतलब x एक्सिस पे वैल्यूज थी, और उन जीरोस पे हम क्या कह रहे थे, जैसे कि आपने x² माइनस 5x प्लस 6 में ही किया, x की वैल्यू 3 और 2 निकाला, x की वैल्यू 3 पर y 0 आ रहा था, x की वैल्यू 2 पर भी y 0 आ रहा था, है ना? तो पॉइंट क्या हो गया, 3 0 2 0, कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट करेंगे। तो जब भी हमारे y की वैल्यू 0 होती है मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे आता है। तो जीरोस आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। zeros of a polynomial are the points where the graph will intersect x axis। ठीक है, तो जीरोस ग्राफिकली वो पॉइंट्स हैं जहां पे इक्वेशन या पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, राइट? तो अब आते हैं, जब हमने लीनियर इक्वेशन ड्रॉ की, डिग्री 1 थी, ग्राफ को सिर्फ एक बार, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट किया, बार बार नहीं करेगा, कोई और पॉइंट नहीं आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं, अपना ग्राफ लेते हैं क्वाड्रेटिक। तो देखो मैं अब एक चार्ट बनाऊंगी, डिग्री 1 0 1। ठीक है, अब आते हैं डिग्री 2, पी ऑफ एक्स था x² माइनस 5x प्लस 6। इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना? मैं आपको ग्राफ पे ड्रॉ इसको करवा भी सकती हूँ, तो चलो थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करने में नहीं जाते, थोड़ा सा भी स्पीड अप करते हैं। मैं ना ग्राफिकली आपको इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको याद रखना है अब। ठीक है, ग्राफ पे ड्रॉ किया हमने, एक यू शेप फिगर बन गई हमारे पास। ठीक है, इस यू शेप फिगर को वी से दिस इज अ पैराबोला, ये वर्ड लिखो। पहले तो ये वर्ड याद रखना है, पैराबोला। ऐसे यू शेप फिगर होती है, देखो इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें होंगी, है ना, इसकी हर एक शेप हम एनालाइज करेंगे, बट अ यू शेप फिगर फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी अ पैराबोला। ठीक है, ये वर्ड बोलना है कि ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। जैसे कि हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल को ड्रॉ किया था, तो उसके ग्राफ को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशंस करके आए हो ना, तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को बोलते हैं, पहला वर्ड पैराबोला। ऐसे यू शेप फिगर होती है। ठीक है, अब इस यू शेप में आप फिर से चेक करोगे कि जहां पर उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, देखो ये 2 0 और 3 0। ठीक है, तो जीरोस इसकी 2 और 3 थी ना, तो जीरोस आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। इसकी डिग्री कितनी थी इस वाले पॉलिनोमियल की? y इज इक्वल टू दिया हुआ था हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, ये है ना। डिग्री कितनी है इसकी? 2। और कितनी जीरोस आई हमारे पास? पहले डिग्री 1 थी, 1 0, डिग्री 2 है, 2 zeros। ठीक है, अब हम लेते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो, हमारे पास है अब क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा इसको समझा रही हूँ, कल इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास क्यूबिक यहाँ पे दिया हुआ है ना, मैं वही ले लेती हूँ। x⁻³ -4। ठीक है, डिग्री क्या है इसमें? 3। ग्राफ पे इसका कोई नाम नहीं है, बिकॉज इसमें हमेशा एक कर्व इस तरह से ही बनेगा। ठीक है, इस वाले क्यूबिक का ना कोई एक स्पेसिफिक नेम नहीं होता। जैसे हमने लीनियर को स्ट्रेट लाइन कहा है, राइट, क्वाड्रेटिक को पैराबोला कहा है। क्यूबिक का ना कोई ग्राफ नहीं है, इसका मिक्सचर होता है कि देखो ये एक हाई पॉइंट आया, मतलब ग्राफ विल ऑलवेज बी लाइक दिस। एक हाई पॉइंट होगा, एक लो पॉइंट, इसके बाद इट विल हैव नो कर्व, ये ऐसे ऊपर जाएगा, देखो नीचे जाएगा, और ये ऊपर जाएगा। ठीक हो गया? क्यूबिक में ना हमेशा जो एक नेचुरल, जो उसके टर्म्स कहां पर है, कितने हैं, वो हमेशा इसके कोएफिशिएंट्स पे और टर्म्स पे डिपेंड करेंगे, है ना। अगर आप यहाँ अपने एक स्क्वायर की टर्म भी लगा दी, इसके कर्व
पहले आएगा बाद में आएगा, दोनों एक साइड पे आए। जैसे देखो ना, ये 0 है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ऐसा हुआ ना। एक पॉइंट 0 है, यहां पर गया और यहां पर आ गया। हो सकता है दोनों ही पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर हो, ठीक है, दो ऐसे जाकर ऐसे हो जाए। दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट्स। क्लियर होगी बात है? तो अब हमारे पास है कि ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, at how many points is it intersecting x axis? 3 points, ठीक है। इसको सॉल्व भी किया तो x कॉमन लोगे, x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। फिर इसको फर्दर फैक्टराइज किया तो x प्लस 2 x माइनस 2 आ गया, 3 जीरोस आ गई, 0 -2 एंड 2। ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया? 3 बार, ठीक है। तो ग्राफिकली हमारी जीरोस क्या होती हैं? द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? इतनी चीज क्लियर है। लीनियर था तो वन टाइम इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, क्वाड्रेटिक था तो 2 टाइम्स इंटरसेक्शन, और अगर क्यूबिक है तो 3 टाइम्स इंटरसेक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है। अब मान लो, एक बार लीनियर हटा दू इसको, ये ग्राफ को हटा रही हूं एक बार, ठीक है। एक चीज बस इसमें और मैं एनालाइज करूंगी, और वो बहुत जरूरी है हमें समझनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह रही हूं कि ड्रॉ लाइन y इक्वल टू 4। यहां पर y इक्वल टू 4 ड्रॉ करोगे तो कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस। समझ में आ गया ना? y इक्वल टू 4 मैंने यहां ड्रॉ किया, बनकर आ गई ना ये ब्लू सी लाइन पैरेलल। ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, है ना? नहीं कर रही ना। तो इसका मतलब इसमें भी हम क्या कहते हैं? नो जीरो। जहां एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करती वहां पर हम लिखेंगे नो जीरो। समझ में आ गया? वहां पर हमने लिखा नो जीरो। तो लीनियर इक्वेशन या तो नहीं इंटरसेक्ट करेगी, और अगर करेगी तो सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेगी। लीनियर इक्वेशन या तो इंटरसेक्ट बिल्कुल नहीं करेगी, और अगर करती है तो सिर्फ एक बार। क्लियर हो गया? ठीक है ना? ऐसे ही क्वाड्रेटिक में आते हैं। आप इसको इरेज कर रही हूं, क्वाड्रेटिक लिखूंगी मैं यहां पर, बाय इज इक्वल टू 3 इक्वेशंस लिखती हूँ, एक्स स्क्वायर, इसके बाद हम बाकी कल डिस्कस करेंगे, -5x + 6, 2 बार इंटरसेक्ट किया, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 4, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 4। एक बार टच करते हुए जा रही है, ठीक है। और हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1। ये ब्लैक 3 ग्राफ्स मैंने ड्रॉ किए, ठीक है। अभी आप लिखोगे लीनियर जो है, आइदर इट विल इंटरसेक्ट 1 टाइम और इट विल नॉट इंटरसेक्ट। ऐसे ही अब मैंने आपको 3 क्वाड्रेटिक्स लिख कर दिए। पहली वाली जो थी, देखो ये ग्रीन कलर का ग्राफ था हमारा, ठीक है। पहले वाला ग्रीन कलर का ग्राफ था, इसने 2 बार इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को। दूसरा वाला ब्लू कलर का ग्राफ है, इसने सिर्फ एक बार ऐसे टच करता हुआ गया एक्स एक्सिस को। और तीसरा वाला x² + 1, एक्स एक्सिस यहां ही उड़ रहा है हवा में,
ठीक है, तो ऐसे ही डिग्री 2 जहां पर है, आइदर इट विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट और 0 पॉइंट। ठीक है, quadratic polynomial will intersect x axis at 2 points और 1 point और no point। इसको हम बाकी कल क्लास में डिस्कस करेंगे क्यूबिक के लिए, और इसके लिए एक जनरल स्टेटमेंट फिर कल लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, assertion रीजनिंग में भी और वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं।